दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्वेश्चन की सीरीज, जो रहेगी 7वां पार्ट डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस का। डीसी जनरेटर में ईएमएफ प्रेरित होता है, वह कौन सी विधि है? तो किस विधि से डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका गतिज होगा। दो प्रकार की विधियां होती है ईएमएफ उत्पन्न करने की। पहली होती है गतिज और दूसरी होती है स्थितिज। गतिज प्रकार की विधि से क्या होता है कि इसमें आर्मेचर या फिर कोई रोटर गति करता है और चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिससे ईएमएफ उत्पन्न होता है। और दूसरी विधि है कि इसमें आर्मेचर या फिर रोटर नहीं होता, इसमें जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, वह स्थिर रहता है और चुंबकीय बल रेखाएं आकर इन्हें काटती है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग होती है इस प्रकार से स्थिर रहती है। प्राइमरी वाइंडिंग से चुंबक इनपुट सप्लाई देते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं का बनता है, फील्ड बनता है, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग को काटते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में होता है स्थितिज प्रकार से, और डीसी जनरेटर में आर्मेचर गति करता है, इसलिए उसमें होता है गतिज प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको क्या आंसर करना है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम यह होता है डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। कोई भी क्वेश्चन आई तो आपको राइट आंसर करना है। किसी चालक में ईएमएफ प्रेरित होने के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो यदि किसी चालक में हमें ईएमएफ उत्पन्न करवाना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाना है, तो हमें किस किस की आवश्यकता होती है? स्थिर चुंबकीय फ्लक्स व स्थिर चालक। यदि दोनों स्थिर रहेंगे तो किसी का चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं होगा और ईएमएफ उत्पन्न होने की चांस ही नहीं है। पहला गलत है। पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स और गतिमान चालक। गतिमान चुंबकीय फ्लक्स और गतिमान चालक, यदि दोनों रहेंगे तो ईएमएफ उत्पन्न हो सकता है। और गतिमान चुंबकीय फ्लक्स और गतिमान चालक यदि अथवा यानी कि दोनों में से एक, तो ये भी सही है और ये भी सही है। यदि हमें पूछे कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है, तो हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। परंतु यहाँ किसी चालक का कहा है, हमें डीसी जनरेटर का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें ईएमएफ उत्पन्न करवाने के लिए आवश्यक शर्त पूछी है। तो यदि हमें ईएमएफ उत्पन्न करवाना है तो या तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स गतिमान होना चाहिए या फिर चालक गतिमान होना चाहिए। दोनों में से यदि एक गतिमान होगा तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ प्रेरित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो हम ऑप्शन नंबर सी करते, जो कि है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स और गतिमान चालक। डीसी जनरेटर में दोनों गतिमान होते हैं, परंतु यदि हमें ईएमएफ उत्पन्न करवाना है, जैसे ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है, तो उसके लिए हमें दोनों में से एक के गतिमान होने की जरूरत होती है। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। तो आउटपुट प्राप्त करने की दो विधियां होती है, एक होती है स्लिप रिंग, एक होती है स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक विधि के नाम से जानते हैं। तो यदि हमें कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं तो हमें डीसी प्राप्त होती है, और यदि हम स्लिप रिंग जोड़ेंगे तो हमें एसी प्राप्त होती है, अल्टरनेटिंग धारा। अल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट प्राप्त होता है स्लिप रिंग जोड़ने से, जो कि अल्टरनेटर में काम आता है। कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक किससे बनाई जाती है? कम क्षमता वाली यानी कि छोटी मशीनें,
जब छोटी मशीनों की बात की जाती है तो हम कास्ट आयरन ऑप्शन नंबर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कास्ट आयरन। डीसी जनरेटर का योग होता है उसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है और कास्ट स्टील से भी बनाया जाता है। यदि हम छोटी मशीनों की बात करते हैं तो कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जबकि बड़ी मशीनों की बात करें तो हमें कास्ट स्टील की आवश्यकता पड़ती है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ऐसा भेदभाव क्यों होता है। भेदभाव क्यों होता है इसके पीछे कारण ये है कि छोटी मशीनें होती हैं वो खरीदते समय या बनाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि मूल्य यानी कि पैसों पे हम ध्यान रखते हैं, यानी कि जो चीज़ सस्ती होती है उसी का यूज करके हम छोटी चीज़ों को बनाते हैं। तो जब छोटी मशीनें बनाई जाती हैं तो उस टाइम कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन सस्ता होता है। जब बड़ी मशीनों की बात आती है तो बड़ी मशीनों में हम देखते हैं कि मजबूत कौन है। उस टाइम पैसे की बात नहीं होती, पैसे कोई नहीं देखता, उस टाइम देखते हैं मजबूती। तो कास्ट स्टील की बनाई जाती है ताकि बड़ी मशीनें मजबूत बने। तो जब छोटी मशीनों का क्वेश्चन पूछे तो आपको कास्ट आयरन करना है, और जब बड़ी मशीनों का क्वेश्चन आए तो आपको कास्ट स्टील ऑप्शन नंबर की तरफ जाना होता है। दिक् परिवर्तक सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक कौन सा है। तो दिक् परिवर्तक सेगमेंट यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट की बात कर रहा है। दिक् परिवर्तक सेगमेंट के मध्य अभ्रक भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, माइका या फिर अभ्रक जिसे कहते हैं। ये कुचालक के रूप में या फिर इंसुलेटर के रूप में भरा जाता है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड या पटलित बनाने के कारण क्या है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, तो एडी करंट या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसे लेमिनेटेड बनाया जाता है। और सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाया जाता है, ताकि हिस्टेरिसिस हानि कम हो सके, तो इसलिए सिलिकॉन स्टील से आर्मेचर कोर को बनाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शू लगाए जाते हैं। पोल शू इस प्रकार से होते हैं, आकृति इनकी इस प्रकार से होती है, जूतों की तरह होती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का समान रूप से वितरण हो सके सभी में। ये आर्मेचर होता है, इस प्रकार से योक इसके ऐसे लगे होते हैं। इस प्रकार से 4 पोल लगे होते हैं और जिससे चुंबकीय फ्लक्स का समान रूप से वितरण हो सके, इसलिए पोल शू प्रयोग किए जाते हैं। पोल शू का कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स का समान रूप से वितरण करना, और जो पोल पर वाइंडिंग की जाती है उनको बनाए रखना। इस प्रकार से होते हैं, देख लीजिए। और यहाँ जो वाइंडिंग की जाती है उनके लिए आधार भी प्रदान करते हैं ताकि वाइंडिंग निकले ना। इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है, और वो वाइंडिंग के लिए आधार प्रदान करने का काम भी पोल शू द्वारा किया जाता है। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो सामान्यतः 1 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध सामान्यतः 1 ओम होता है। किसी जनरेटर में लेप वाइंडिंग स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक धारा अधिक वोल्टेज, अधिक धारा कम वोल्टेज, कम धारा कम वोल्टेज और कम धारा अधिक वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अधिक धारा और कम वोल्टेज की यदि आवश्यकता होती है तो हम लेप वाइंडिंग करते हैं। लेप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, और इनमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो कम होता है और अधिक विद्युत धारा क्षमता होती है, वोल्टेज इनकी कम होती है। और डीसी जनरेटर में यही होता है कि पावर नियत रहती है और वोल्टेज और विद्युत धारा कम अधिक हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक विद्युत धारा और कम वोल्टेज के लिए हम लेप वाइंडिंग की स्थापना करते हैं, जिसे समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।